नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट एटशाला में आप सबका स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की आप लोगों को। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पेपर कट में। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा है, आपको देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीश धनखड़। तो देख लीजिए यहाँ से देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीश धनखड़। तो जगदीश धनखड़ जो है देश के 14वें उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको आपको शपथ दिलाया। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति 14 में है, राष्ट्रपति आपको 15 में है और प्रधानमंत्री 16 में है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है, 14, 15, 16। तो 14वें उपराष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति और 16वें प्रधानमंत्री, ये क्रम है। तो ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है क्या है देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सभी नागरिकों को सम्मिलित किए बगैर लोकतंत्र अर्थपूर्ण नहीं, CEC। तो जो आपको चीफ कमीशन आयुक्त है, जो हमारे आपको है राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, इन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को सम्मिलित किए बगैर लोकतंत्र अर्थपूर्ण नहीं। तो ये सब उतना उसका जो है वक्तव्य है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान में रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपको राजीव कुमार है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, वो डाटा जो हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से, वो देख लीजिए कि चुनाव आयुक्त जो है आपको राजीव कुमार ने कहे हैं कि 1971 के चुनाव से भारत में महिला मतदाता 235% बढ़ गया। तो भारत में जो महिला मतदाताओं की संख्या जो 1971 के बाद वो 235% बढ़ा है। ये टिप्पणी किया है आपको राजीव कुमार ने। तो भारत के मुख्य चुनाव राजीव कुमार ने बोला है कि 1971 के चुनाव में भारत के बाद महिला मतदाता आपको 235.72% बढ़ चुका है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन की ब्रांडिंग करेगी दुनिया भर के ब्लॉगर। ठीक है, तो ब्लॉगर जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो यूट्यूबर है जिसका फेसबुक पे ज़्यादा फॉलोवर है, इंस्टा पे ज़्यादा फॉलोवर है, तो ऐसे ब्लॉगर जो होते हैं, तो ऐसे ब्लॉगरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो आपको है पर्यटन के क्षेत्र का जो ब्रांडिंग करवाएंगे, उसका प्रचार करवाया जाएगा। आपको दुनिया भर के ब्लॉगरों को यूपी में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बुलाए जाएंगे इंटरनेट मीडिया के दिग्गज। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बुलाए जाएंगे इंटरनेट मीडिया के दिग्गज। साथ ही नीचे देखिए, फ्रांस के अधिकारियों संग हो चुकी है बैठक, सभी दूतावासों से संपर्क करेगा। तो जितने भी भारत के दूतावास है, जिन देशों के साथ हमारा अपना संबंध है दूतावास के स्तर पे, जो राजनयिक संबंध जिन देशों के साथ है, उन सभी देशों के दूतावासों से संपर्क किया गया। और वहाँ उसके बाद जो है आपको सभी दूतावासों से संपर्क किया गया। फिर दूतावास के संपर्क के माध्यम से जो है वहाँ के ब्लॉगरों को आपको भारत बुलाया जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और वो यहाँ आएंगे और यहाँ आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो भी है कुशीनगर है, ये सब जो है उत्तर प्रदेश, ताजमहल, आगरा, ये सब का जो है आपको ब्रांडिंग करवाया जाएगा, प्रचार करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी के लंदन वाले घर को ब्लू प्लैक सम्मान। तो स्वतंत्रता के पहले हीरो जो है हमारे आपको दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के लंदन वाले घर को ब्लू प्लैक सम्मान। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद रह चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड मैन भी बोला जाता है उनको। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह और ब्रिटेन के प्रथम भारतीय संसद, ब्रिटेन के प्रथम दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस घर में जो है आपको 19वीं सदी के अंत में नौरोजी लगभग 8 वर्ष रहे थे। ठीक है, और ब्लू प्लैक योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज लंदन में स्थित ऐतिहासिक इमारतों को यह सम्मान दिया जाता है। यह एक सम्मानीय होता है, संरक्षित करके रखा जाता है पुराने मकानों को, ऐतिहासिक मकानों को। तो उनको मकान को जिसमें वो रहे थे, आपको दादा भाई नौरोजी सांसद रहते हुए, ब्रिटेन पार्लियामेंट में सांसद रहते हुए जिस मकान में 8 साल रहे थे, उनके घर को अब वो ब्लू प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, संरक्षित किया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे चल के जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देख लेते। तो आप लोगों को पता है दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले नरम दल के थे, ये सब जानना है। फिर इसके देख लीजिए दोस्तों, आपको दिया है वर्ष 2030 तक जो है, वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन का दोगुना होगा कारोबार। 2030 तक भारत और ब्रिटेन के कारोबार को दोबारा जो है आपको दोगुना हो जाएगा। 2030 तक भारत और ब्रिटेन का कारोबार जो आपको बिजनेस जो है वो आपको दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना हो जाएगा कब तक? 2030 तक भारत और ब्रिटेन का। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, उड़ीसा में एल्यूमिना रिफाइनरी लगाएंगे गौतम अडानी। तो देख लीजिए उड़ीसा में गौतम अडानी जो है वो बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं। तो उड़ीसा के एल्यूमिना में रिफाइनरी लगाएंगे गौतम अडानी। ठीक है, तो साथ ही देख लीजिए यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, आपको एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने एल्यूमिना रिफाइनरी लगाने की योजना बनाई है। और उड़ीसा में लगाई जाने इस रिफाइनरी पर अडानी 57,575 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये बहुत बड़ा निवेश होता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बड़ा निवेश जो हुआ है, तो इसको एग्जाम के पर्पज से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि
ये आपको उड़ीसा के एल्यूमिना में, ठीक है, उड़ीसा में एल्यूमिना रिफाइनरी में जो लगाएंगे, एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए, मतलब कि एल्यूमिनियम की रिफाइनरी के लिए अडानी इंटरप्राइज जो है आपको 57,575 करोड़ रुपए का निवेश करेगा आपको उड़ीसा में, 57,575 करोड़ का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि बॉक्साइट खदानों, देख लीजिए यहाँ पे बॉक्साइट खदानों और लौह अयस्क परियोजना के पास इन रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। प्रति वर्ष इसकी क्षमता 40 लाख टन होगी। तो इसका क्षमता कितना होगा, तो ये 40 लाख टन होगा। 57,575 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है एलुमिना प्रोजेक्ट, तो इसके तहत जब आपको एक साल जो पर सालाना उत्पादन क्षमता 40 लाख टन होगी। और ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे चल के इसमें क्या दिया हुआ है। ये एल्युमिनियम, यह एल्युमिनियम, ठीक है, दे देते, यह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक केमिकल कंपाउंड है। एल्युमिना जो है आपको एल्युमिना को एल्युमिनियम ऑक्साइड के तौर पर जानते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्युमिना को जो है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड के तौर पर जानते हैं। यह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक केमिकल कंपाउंड है। तो ये एक खबर थी बिजनेस के सेक्टर में, उड़ीसा ने को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फिर हम लोग नेक्स्ट चल के देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है देख लीजिए, राज्यों के अतिरिक्त गेहूं की मांग पूरा करना आसान है। इस बार चूँकि गेहूं की उपज बहुत कम हुई है, तो सरकार ने आपको जो खरीदारी हुआ है सरकार का, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या है, तो देख लीजिए 265.5 लाख टन था एक अगस्त को गेहूं का स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 229 लाख टन हो जाएगा अक्टूबर का स्टॉक, ठीक है। और अभी स्टॉक घट रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 188 लाख टन हुई सरकारी खरीद अब की बार। तो 2022 में जो गेहूं की खरीद हुई है वो 188 लाख टन है। ये डाटा हमको ध्यान रखना है कि सरकार ने 2022 में कितना गेहूं का खरीदारी किया किसानों से, तो ये आपको 188 लाख टन। फिर हम लोग देख लेते हैं जो अगला दिया है, 444 लाख टन हुई थी पिछले साल, तो 2021 में हुआ था 444 लाख टन, और ये 2022 में कितना हुआ 188। ये एक डरावना आंकड़ा है दोस्तों। भूखमरी की समस्या भी आ सकती है देश में। और चूंकि कोटे में जो है वो आपको गेहूं देना बंद कर चुके हैं, तो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 5 किलो आपको चावल और गेहूँ दिया जाता था, तो वो अब बंद हो, मतलब कि उसमें गेहूँ को देना बंद किया जाए, चूँकि गेहूँ के स्टॉक की कमी है इसी कारण से। और साथ ही दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको गरीब कल्याण योजना कब से चल रही है, तो ये चल रहा है आपको 2013 से, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए बंद हो सकती है गरीब कल्याण योजना। क्यों बंद हो सकती है, तो देख लीजिए बंद गरीब कल्याण योजना जो आपको 2 रुपये किलो मिलता था, उसमें सरकार की ओर से पीडीएस के अलावा 80 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में की जा रही है, ठीक है। यह योजना फिलहाल सितंबर 2022 तक के लिए मान्य है। तो यह योजना फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सितंबर 2022 तक मान्य, जिससे जो फिलहाल अब बंद होने की आशंका, आगे बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चल के देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, देश की 7.3% आबादी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। तो देश में 7.3% आबादी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है। तो ये हमारी आबादी, टोटल आबादी का 7.3% लोगों ने आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। आगे जो हमारा है दिया हुआ है देख लीजिए, ये आपको द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें आपको दिया हुआ है कि डायलॉग मीटिंग को चेयर्ड बाय अजय एंड जहुलम। तो इंडिया एंड बांग्लादेश जमन है, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश रिव्यू डिफेंस रिलेशन ड्यूरिंग विद, जो आपको रक्षा संवाद के तहत जो आपको भारत के सचिव जो है आपको विदेश सचिव जो रक्षा सचिव है अजय कुमार और ये जमन, ठीक है। तो इन दोनों को, बांग्लादेश के प्रतिनिधि है जमन और ये भारत के प्रतिनिधि अजय कुमार रक्षा सचिव, तो इन दोनों का एक मीटिंग हुआ है। तो रक्षा क्षेत्र में बातचीत करें तो ये आपको मीटिंग कहाँ पर हुआ है, ये सालाना बैठक जो डायलॉग होता है 2x2 उसके तहत किया गया है। तो ये आपको बांग्लादेश के साथ किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चल के देख लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, उसमें हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बन रहा है। देखिए चाइना पीएलए म्यूजियम, देखिए चाइना पीएलए म्यूजियम हाईलाइट्स 1962 वार और गलवान वैली क्लैशेज, ठीक है दोस्तों। तो चाइना पीएलए म्यूजियम हाईलाइट्स 1962 वार एंड गलवान वैली म्यूजियम। तो चाइना के पीएलए म्यूजियम, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो म्यूजियम है, वहाँ पर आपको 1962 का युद्ध और जो है आपको यहाँ पर जो आपको गलवान वैली जो गलवान इंसिडेंट हुआ था उसको दिखाया गया है, उसको हाईलाइट किया। ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो उन्होंने इसका दौरा भी किया था। देख लीजिए आपको मिस्टर सी विजिटेड, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, मिस्टर सी विजिटेड द एग्जीबिशन ऑन 28 जुलाई 28, ठीक है, डेज बिफोर द 95 एनिवर्सरी 95 एनिवर्सरी ऑफ द पीएलए ऑफ अगस्त। तो ये पीएलए की स्थापना के 95 वर्ष के मौके पर इसका दौरा किया था आपको शी जिनपिंग ने, जिसमें आपको चीन के जो प्रथम राष्ट्रपति थे आपको माओ से लेकर के और आपको शी जिनपिंग तक के बारे में इस म्यूजियम बताया गया, जिसमें आपको हाईलाइट करके दिखाएगा 1962 का युद्ध और गलवान झड़प जो हुआ था 15 जून 2020 को, ठीक वो दिखा था। इसके साथ ही देख लीजिए यहाँ पर दिया कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिए
PLA अर्ली हिस्ट्री फ्रॉम, देख लीजिए यहाँ PLA, एक सेकंड के लिए, PLA अर्ली हिस्ट्री फ्रॉम फाउंडिंग इन 1962 1927 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। तो PLA की स्थापना 1927 में हुई थी, और जो आपको ये हुआ था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आपको चाइना पूर्णतः जो आज़ाद हुआ था गृह युद्ध के बाद से, जो चाइना नया चाइना बना था वो आपको 1949 में बना था। तो चलिए यहाँ पे माओ जो बने थे 1949 में चाइना के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इतना ही है दोस्तों आज का। तो आप लोगों को रक्षाबंधन ढेर सारा शुभकामनाएं। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल के पेपर कट में देखेंगे क्या क्या रहता है एग्जाम का पर्पस से, और साथ ही तब तक के लिए धन्यवाद।